सिर्फ पंचायत ही नहीं, अब हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग यहीं के कर्मचारी हैं, इसी गांव के कर्मचारी हैं और मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गई। अब मैं ऐसा लगता है कि वहाँ से इस कदर जुड़ गया हूँ कि ऐसा लगता है कि यहाँ का मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा ही दो आप। जब मुझसे कोई बात करता डेविड भाई कि ये 2 दिन का है, तो मुझे लगता है 2 दिन का है, ओ तो 1.5 महीने के खर्च। मुझे ना इम्तिहान से, एग्जाम से डर लगता है कि कोई मेरे को जज करे वहाँ बैठ के, हाँ भाई तुम करके दिखाओ। दीपक सर ने कहा कि यार भाई तू कहाँ था यार, तेरे को मैं कब से ढूंढ रहा था। मैं समझा नहीं कि मतलब विकास के कैरेक्टर के लिए ढूंढ रहे थे। मतलब बिल्कुल विकास जैसा ही मैंने आंसर किया। मैंने कहा सर मैं तो यही अपना बैक यार्डी रोड की तरफ रहता हूँ। और चोटू से हंसने लगा, मैं नहीं इस कैरेक्टर के लिए ढूंढ रहा था। हाँ विकास साहब हो ना? हाँ। हम कौन? गेहूँ उठा के मैं मोटरसाइकिल पर रख रहा था, तो उधर से विकास भैया, विकास भैया। तो कान को तो आदत नहीं थी ना विकास सुनने का। ना कोई होगा विकास से। दौड़ते दौड़ते आ गया मेरे पास, अरे भैया विकास भैया। मैंने कौन विकास भैया? अरे आप विकास भैया। मैंने कहा विकास कब से हो गया भाई? भैया बड़ा बढ़िया लगा आपको देख के, बड़ा बढ़िया सीरीज है ये। मैंने कहा ओह ओके, बात यहाँ तक पहुँच गई है। अब एक नई दुनिया में मैं कदम रखने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। और भगवान का नाम लेकर के आंखें खोला और फिर चल पड़ी गाड़ी। मेरा तो ये था कि यार मुझे ना साइकिल रिक्शा वाला भी बना देगा तो मैं बन जाऊंगा, ठेला वाला बना दूंगा, बस मुझे फिल्म में आना है। हाय, मैं हूं चंदन रॉय और आप देख रहे हैं हमें ब्रूट पे। स्वागत है आपका ब्रूट में। थैंक यू सो मच। और डेविड भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। थैंक यू। तो पंचायत 4 की जो शूटिंग है वो जो उसमें दिखा है कि ठंड का मौसम है और वो सारी चीज़ें, कब शूट हुआ था अगर आप बता? ठंड में हुआ था। ठंड में। और बाकी सीजन 1 और 2 हम गर्मी में ठंड शूट कर रहे थे। मतलब पंचायत में हमेशा ऐसा होता है कि गर्मी में ठंड और ठंड में हम गर्मी शूट करते हैं। अच्छा। बट इस बार बहुत अच्छा था, हम ठंड में ठंड शूट कर रहे थे। तो ये अच्छी बात है, वरना कई बार क्या होता है कि आप सिर्फ एक शर्ट में होते हो और नाइट, जैसे आपने कई बार देखा होगा जो हम व्हाट्सएप में हाय लिख के भेजते हैं ना, ज़्यादातर हम रात में शूट करते हैं वो, और उस समय ठंड होती है और हम काँप रहे होते हैं, है ना, फिर भी हमें एकदम चियर्स करना पड़ता है। जी। तो क्या यादें हैं सेट 4 की, जो कोई अनकही कहानियाँ हो, किस्से हो, अगर आप शेयर करना चाहें? पंचायत मुझे लगता है कि अब एक एहसास सा हो गया है, और मैं पंचायत इसलिए भी बार बार जाना चाहता हूँ शूट पे, क्योंकि वो 2 महीने मैं, एक रिसोर्ट है बहुत प्यारा सा, वहाँ आना जाना, इवन कि मुझे ना पूरे साल का मौसम उस सीहोर में जो एक जगह है महोड़िया, और पूरा उस सीहोर एरिया जो मध्य प्रदेश का है, उस सारे मौसम मैंने देख लिए हैं। तो हर मौसम की खुशबू, उसकी महक, उसका गर्मी, बारिश, ठंड, वो सब मैं आंखें बंद करके महसूस कर सकता हूँ, है ना। तो पंचायत सिर्फ पंचायत ही नहीं, अब हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग यहीं के कर्मचारी हैं, इसी गांव के कर्मचारी हैं, और मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गई है। तो कई बार ये एहसास होता है ना। तो जो आपका सवाल था, मुझे लगता है कि ये अब मेरे लिए बहुत ही विस्तृत हो गया है उस ज्योग्राफी को लेकर के। अपने कैरेक्टर तो हैं ही, पंचायत तो हैं ही, लेकिन अब मैं ऐसा लगता है कि वहाँ से इस कदर जुड़ गया हूँ कि ऐसा लगता है कि यहाँ का मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा ही दो आप, है ना। अच्छा जी। तो जैसे कि आप ये बता रहे हैं कि रियल गांव जो होता है उस वहाँ पर शूट हुआ है जी। क्या अंतर रहता है आपको जब कोई इस तरीके का गांव है जो एक्चुअल में गांव है और आप वहाँ शूट कर रहे हो, और ऐसे कोई सेटअप बना है वहाँ शूट कर रहे हो? उसमें मेरे लिए बहुत अंतर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सेट दिखता है कि ये सेट है, और सेट पे मतलब थोड़ा सा आपको ना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है कि ये बहुत रियल जैसा हो, वो टच, वो फील आपको रियल वाला दे सेट पे। उसके लिए थोड़ा सा एक्टर को मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जब रियल लोकेशन पे जाते हो तो ऑलरेडी पहले से वो काम किया होता है, आपको सिर्फ अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करना होता है। क्योंकि ये जो वहाँ पे टूल्स रखे हैं, जो सारी चीज़ें रखे हुए हैं, वो सब कुछ रियल होता है। वो एम्बियंस, वो मौसम, वो हवाएं, वो सब आपको हेल्प कर रहा होता है। कहीं भी कोई शोर हुआ, आपका ध्यान गया, फिर आप अपने सीन पे आए, तो वो आपको बहुत ही खूबसूरत बना देता है आपके एक्ट को। लेकिन जब आप सेट पे होते हो तो आपको लगता है ये सब फेक है, मतलब
जैसे अगर हमारा ये अभी हम मान लो ये हम बातचीत कर रहे हैं तो ये सेट है, बाकी पूरा इधर अजीब अजीब सा क्राउड बैठी हुई है या कुछ भी, तो मुझे वो वाइब नहीं देता जितना मुझे रियल सेट अच्छा लगता है। जी जी। जी। तो कभी ऐसा हुआ कि शूटिंग के बीच में गाँव वाले आ गए हों, या शूट खत्म होता था तो गाँव वालों से मिल रहे हों, कुछ यादें हों, कुछ किस्से सीहोर के कहानियाँ? लोग तो बड़े प्यारे हैं हम्म। और कभी ऐसा उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। शुरू में किया था, मुझे याद है कि 1-2 सीज़न में ऐसा हुआ था, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हुई थीं, हम्म। लेकिन उन लोगों को मतलब नहीं होता, वो लोग प्यार से आओ, शूट करो, जाओ। और हम लोग भी बहुत हम लगभग 150 लोगों का क्रू होता है, लेकिन कभी भी सेट पे कोई भसड़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं। लगेगा आपको लगेगा नहीं कि 150 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। कितनी शांति होती है। सब लोग अपना-अपना काम कर रहे होते हैं, है ना? मुझे याद है सीज़न 1-2 में कभी ऐसा हुआ था कि जब हमारा टेक शुरू होता था तो पंचायत ऑफिस के सामने ना एक खेत हुआ करता था। हाँ हाँ। अभी भी है ही वो खेत। हाँ तो वो। बार-बार ट्रैक्टर शुरू कर दे जोतना हम्म। और उसमें गाने भी चल रहे होते थे ट्रैक्टर में। खेत जोत रहा है, गाने चल रहे हैं। तो हम अपने कैरेक्टर के ना डायलॉग भी नहीं सुन पा रहे थे, है ना? फिर उसको समझे भाई रुक जा, ना ना हमको इतना पैसा चाहिए तभी रुकेंगे। तो 1-2 दिन उसने बहुत परेशान किया। तो ऐसा होता था और कई बार मतलब बहुत बहुत लेकिन वो बहुत छोटा। आप जब पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको मज़ा आता है, हँसी आती है। छोटे-छोटे चीज़ें होते हैं लेकिन कुल मिलाकर के हमारा सेट बहुत खूबसूरत रहता है। मुझे लगता है कि प्रशासन जो है, डीएम, एसपी उन लोगों का बहुत सहयोग रहता है। बहुत ही प्यार से वो लोग शूट करवाते हैं। आपको पंचायत मिली कैसे, पहला सीजन जो वाह! आपने काम किया? आपने एक इंटरव्यू में कहा कि बहुत एक छोटा सा रोल मिला था, लेकिन फिर वो विकास जी, जी, जी। तक की जर्नी कैसी कैसे डेविड भाई रही? जो भी कैरेक्टर हैं, मुझे आज तक जितना भी काम मिला है वो सिर्फ़ ऑडिशन से मिला है। हम्म। और मैं हमेशा मुंबई में जो लोग हैं या मुंबई से बाहर जो लोग हैं, जो मुझे सुन रहे हैं और एक्टर बनना चाहते हैं, मैं उन सब से हमेशा ये कहता हूँ कि प्लीज़ काम सिर्फ़ ऑडिशन से मिलता है। खूब सारा ऑडिशन दो, चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो या 50 दिन का हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप नए हो तो सिर्फ़ ऑडिशन दो और कोई कैरेक्टर छोटा-बड़ा ये सब चीज़ मत सोचो। मैंने भी यही किया था। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये 1 डे है, 2 डे है। मेरे लिए जब मुझसे कोई बात करता डेविड भाई कि ये 2 दिन का है, तो मुझे लगता है 2 दिन का है? ओह! तो 1.5 महीने के खर्च। वो 2 दिन से वो मैंने महीने जोड़ लेता था। अच्छा ये 5 दिन का बता रहा है? अच्छा तब तो इतने महीने मेरे निकल जाएँगे, ऐसा था। तो 1 डे 2 डे काम करता था मैं। मतलब कभी उस समय क्राइम के से ऊपर शो बहुत आते थे, सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, फियर फाइल्स इस तरह के। वही सब करता था बट आया पंचायत का 1 दिन का काम था। आया नहीं, मैं गया था और मेरे एक दोस्त अभी भी हैं वो शुभम और लतिन। लतिन तो कास्टिंग छोड़ दिया, लेकिन अच्छा लड़का है वो। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आजा, करते हैं और मैं चला गया। लॉक ऑलमोस्ट पूरा पंचायत कास्ट लॉक हो गया था। 2 कैरेक्टर बचे हुए थे। एक दामाद जी का और दूसरा इलेक्ट्रीशियन का था। 1 दिन का काम था। बोला करेगा? मैंने कहा भाई क्यों नहीं करूँगा? वही महीना वाला हिसाब-किताब। मैंने कहा करूँगा। और बोला बस तुम्हारे पास आधा घंटा है क्योंकि जो अभी एक एक्टर आने वाले थे, वो थोड़े लेट हो गए हैं। तो आधे घंटे में तू फटाफट करके निकल जा। दिया स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, थोड़ा-सा ना उसके लग गया पूर्वांचल का जैसा कुछ। मैंने कहा ठीक, ठीक, ठीक बस उसको समझ लिया। बोला हाँ, कहाँ है कैमरा? शुरू हो जाओ। शुरू हो गया और आमतौर पे मुंबई में क्या होता है कि आप ऑडिशन दो और भूल जाओ। उम्मीद मत रखो और 1 दिन में 2, 3, 4 कई बार 5-6 दिन तक कोई ऑडिशन नहीं होता था, बट आप लगातार ऑडिशन देते रहो। मैं भी वही करता था। ऑडिशन देके भूल गया डेविड भाई। उसके बाद 20-25 दिन के बाद हमारे जो राइटर हैं चंदन सर और दीपक सर डायरेक्टर हैं, दोनों कमाल के जिगरी दोस्त और उसमें फ्लैटमेट हुआ करते थे ये सब। तो 10-15 दिन के बाद ना ये टर्सरी कैरेक्टर के ऑडिशन देख रहे थे। आया मेरा क्लिप देखा उन्होंने, बोला यार मिश्रा जी आइए यार ये ऑडिशन देखिए आप, सही लग रहा है ये लड़का। बोला हाँ यार सही लग रहा है, इसको विकास ट्राई कराओ। तब तक विकास कोई और हो गए थे लॉक। अगले दिन आया कास्टिंग पे से कॉल की चंदन भाई मुबारक। मैंने कहा थैंक यू यार तुमने 1 दिन का काम दिला दिया। बोले नहीं भाई यार इसके लिए मुबारकबाद नहीं,
आपको हम लोग और एक बड़े कैरेक्टर के लिए, और उसने उस समय हम एपिसोड 5 तक ही बना रहे थे, क्योंकि उस समय तक अमेजन वगैरह सब लोग इन्वॉल्व नहीं हुए थे, तो हम सिर्फ यूट्यूब के लिए बना रहे थे, कुछ ऐसा था। तो उसने बोला भाई 17-18 दिन का काम है। मैंने कहा भाई 17-18 दिन, मुझे लगा मुझसे नहीं होगा यार मैं तो 1 डे 2 डे वाला आदमी हूँ। बोला चंदन भाई आप आ जाइए, कल ऑडिशन है आपका। और उसने 3 पेज का दे दिया। मुझे पढ़ाई लिखाई से ऐसी तकलीफ है मतलब याद करना है। नहीं, ठीक है यार, रात में पार्टी उटी चला। मैंने कहा ठीक है जो होगा सुबह देख लेंगे, क्योंकि मुझे मैं इसके लिए तैयार तो था नहीं। मुझे लगता है यार हम लोग आए हैं 1 डे 2 डे काम करेंगे, हर फिल्म में मतलब साल में 3-4 फिल्में आ जाएंगी, उसमें 1 मिनट या कहीं कहीं दिख जाएंगे, यही था अपना इरादा। आलू जैसा हर सब्जी में आ जाना है। कल चला गया ऑडिशन देने के लिए और ऑडिशन बहुत बढ़िया हुआ। संजीव हैं, बड़ा बड़ा अच्छा एक्टर है वो संजीव। उस समय वो कास्टिंग वे में थे, उन्होंने बड़ा अच्छा ऑडिशन लिया। क्योंकि कई बार क्या लगता है ना कि आपका ऑडिशन सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितना आपको फ्रेंडली करता है, कितना आपकी एनर्जी से वो मिलता है, कितना मतलब मुझे लगता है कि ऑडिशन लेने वाला को भी एक एक्टर होना चाहिए। जब वो क्यू दे रहा है, जब आपको ब्रीफ दे रहा है, तो बहुत ऐसा माहौल, जैसे उसने संजीव में क्या किया था ना, मेरे को ऐसा पता है चंदन यहाँ पे खिड़की है, यहाँ हैंडपंप है, यहाँ पे बाल्टी है, जब कुछ नहीं है। हाँ। और डेविड भाई मुझे दिख रहा था वो खिड़की, वो हैंडपंप, वो बाल्टी। तो ये है खूबसूरती ऑडिशन लेने वाले का। मैं इस चीज़ के लिए उसको हमेशा तारीफ करता हूँ संजीव की। और बोले कि भाई ऐसे दरवाज़ा खुल के आप यहाँ पे आ जाना, क्योंकि वो खुद थिएटर से है, उसने एनएसडी से वो पास आउट है। और मैं दरवाज़ा खोल के ऐसा आया, बिल्कुल, और आता था वो साउंड कर, दरवाज़ा खुल गया, ऐसे अपने आप मेरे मन में सब कुछ चल रहा होता था। तो उन्होंने ऑडिशन लिया, ऑडिशन हुआ। फिर अगले ही दिन टीवीएफ से कॉल आया कि चंदन राइटर और डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने तुरंत लगाया संजीव को फ़ोन कि भाई क्या हुआ यार, क्यों बुला रहे हैं मेरे को। तो उसने बोला अरे काम पसंद आया, ऑडिशन पसंद आया होगा इसीलिए। मैंने कहा माँ कसम वहाँ तो कुछ नहीं करवाएगा, ऐसे नहीं, फिर वहाँ भी भाई यहाँ खड़ा होकर कुछ करके दिखाओ। तो मतलब आई मीन कि मुझे ना इम्तिहान से, एग्ज़ाम से डर लगता है कि कोई मेरे को जज करे वहाँ बैठ के, हाँ भाई तुम करके दिखाओ। तो मैं जब वहाँ गया और दीपक से चंदन सर बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा भाई चंदन यार अच्छा लगा, बता अपने बारे में, कहाँ से क्या क्या किया है। मैंने सब कुछ बताया, बिल्कुल एक इंटरव्यू की तरह ही था, खूब बढ़ चढ़ के एकदम जोश जुनून में। मैं भी बहुत पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ बैठा हुआ था। दीपक सर ने कहा कि यार भाई तू कहाँ था यार, तेरे को मैं कब से ढूंढ रहा था। मैं समझा नहीं कि मतलब विकास के कैरेक्टर के लिए ढूंढ रहे थे। मतलब बिल्कुल विकास जैसा ही मैंने आंसर किया। मैंने कहा सर मैं तो यही अपना बैक यार्डी रोड की तरफ रहता हूँ। और छोटू से हंसने लगा, मैं नहीं इस कैरेक्टर के लिए ढूंढ रहा था तेरे। और इस तरह से मुझे पंचायत मिला। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ऊपर वाले का शुक्रगुजार मुझे रहना चाहिए, और मैं रहता भी हूँ कि करियर के शुरुआत में मुझे कमाल के को एक्टर लोग मिले, दीपक सर, चंदन सर। मैं बहुत कम लोगों का फ़ैन हूँ इस धरती पे, जिनमें से एक चंदन सर हैं जो हमारे राइटर हैं, कमाल के राइटर हैं वो। अगर हिंदुस्तान में टॉप के 5 अगर कोई राइटर हैं, उनमें से एक चंदन कुमार है। इसलिए नहीं कि आपने सीजन 5 में मेरा कुछ बढ़ा दो, बट मैं ये सीजन 1 से कह रहा हूँ, मतलब मैं उनका फ़ैन हूँ। बहुत कमाल लिखते हैं। दीपक सर के साथ जब आप वो डायरेक्टर होते हैं, कभी नहीं लगता कि डायरेक्टर, ये 2 दोस्त बात कर रहे हैं, चंदन सुन ये कर लेगा क्या, नहीं ये ट्राई कर। तो वो बहुत कमाल के इंसान है। वो बोलते ही नहीं कि हम जा रहे हैं शूट करने के लिए, चल रहे हैं, मतलब उनका एक लफ्ज़ है, आप लगे तो इसको बीप कर देना। वो बोलते थे कि यार प्रोडक्शन को मत आना, हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये दिमाग में रखना, ये नहीं कुछ इतिहास कुछ नहीं, भैया जा रहे हैं करेंगे 2 महीने आ जाना है। तो जब इस लेवल पे अपने एक्टर को लेके जाते हो शूट पे, मज़ा आ जाता है। जो विकास का जो जुड़ गया नाम आपके साथ, कब से आपको लोग पहचानने लगे, जैसे बाहर एयरपोर्ट पे या जैसे अभी लिफ्ट में लोग आपके साथ सेल्फी ले रहे थे और बाकी सारी चीज़ें, तो वो कब होने लगा आपके लाइफ? बहुत खूबसूरत सवाल है। मुझे लगता है कल भी मैंने किसी से ये बात शेयर की थी। थोड़ा सा गांव देहात वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि उस समय कोविड था और मैं अपने गांव में ही था। तो पंचायत आया, तो उस समय मैं गांव में था और कोविड का समय था, रिलीज़ हो गया। और
3-4 दिन के बाद मैं अपने चाचा जी के साथ गांव में गेहूं पिसाया जाता है, तो मेरे मेरे चाचा जी ना गेहूं पिसाने के लिए महानार एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने गेहूं डाल दिया था। उधर से लाना भी तो था, तो बोले सुन ए बैठ मोटरसाइकिल पे बैठ। उन्होंने बैठा लिया, तो उधर से गेहूं का बोरा ना पकड़ के बैठना था, बीच में लाना था। बैठ गया महानार गेहूं लाने के लिए। तो जब उसको गेहूं उठा के मैं मोटरसाइकिल पर रख रहा था, तो उधर से ए विकास भैया, विकास भैया। तो कान को तो आदत नहीं थी ना विकास सुनने का। ना कोई होगा विकास से, दौड़ते दौड़ते आ गया मेरे पास। अरे भैया विकास भैया। मैंने कौन विकास भैया? अरे आप विकास भैया। मैंने कहा विकास कब से हो गया भाई? तो भैया बड़ा बढ़िया लगा आपको देख के, बड़ा बढ़िया सीरीज है ये। मैंने कहा ओह ओके, बात यहाँ तक पहुँच गई है, मतलब महानार तक बात पहुँच गई है, ये आग जंगल में लग गई है, यहाँ तक पहुँच गई है। और चाचा जी मेरे अजीब से, मतलब उनको शौक कि भाई ये क्यों आ रहा है इसके पास, इसको क्यों विकास विकास कह रहा है। फोटो खिंचवा रहे थे वो लोग वहीं पर। तो वहाँ से 3 किलोमीटर है, और 3 किलोमीटर में 3-4 लोगों ने बाइक को रोक के उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब सेल्फी ली, बातें करी। तो मुझे लग गया कि यार कुछ तो हुआ है। और चंदन मेरे भाई, अब तुझे इस पहचान के साथ रहना पड़ेगा, तू एक्टर है और लोग तुझे नोटिस करेंगे। तो ये एहसास गेहूं पिसा के जब हम आ रहे थे तो ये हो गया था। हालांकि इससे पहले भी जब पंचायत रिलीज हुई थी और मैं शायद 3-4 बजे सोया था, 2-3 घंटे बाद जब मेरी आंखें खुलने वाली थी, मैं शायद किसी इंटरव्यू में ये शेयर नहीं किया हूँ, किसी से भी शेयर नहीं किया हूँ। बट जब मुझे याद है कि मेरी आंखें बंद थी और मैं ऑलरेडी उठ चुका था, शरीर और मन से आंखें बंद थी, और मुझे लगा चंदन अब जब तेरी आंखें खुलेंगी ना तो ये एक बॉर्डर होगा, आज के चंदन और अभी नई सुबह वाली चंदन, ये दोनों में थोड़ा अंतर होगा। तो पुराना चोला बदल चुका है, नए ज़माने में नई शरीर में तू प्रवेश करने जा रहा है। और सब कुछ आंखें बंद करके मैं सोच रहा था। आपको सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा, ये सब की कैसी बातें कर रहा है ये, बट मैं ऐसे ही हूँ। अरे नहीं, होता है चीज़ें जी। और मुझे लगा कि अब एक नई दुनिया में मैं कदम रखने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। और भगवान का नाम लेकर के आंखें खोला और फिर चल पड़ी गाड़ी। तो चाचा जी को कब समझ में आया फिर ये कि कुछ बड़ा हो गया? जब गांव के बहुत सारे लोग आने लगे, नए नए बच्चे, इवन कि गांव के, एक बार मुझे याद है कि वहाँ के एसपी डीएसपी लोग भी आ गए थे फोटो खिंचवाने के लिए। और गांव में होता है थोड़ा सा कि भाई फलाने घर पुलिस आ गया, तो डर का भाई पुलिस क्यों आया है। तो चाचा लोग सब थोड़े से भाई क्या हो गया भाई, कौन सा केस खुल गया। तो वो लोग थोड़े से थे कि भाई और चंदन को बुला रहा है, इसने क्या किया भाई। और मतलब मेरी बहन की शादी थी, और शादी में होता है ना कि गांव की शादी और शहर की शादी में अंतर ये होते हैं कि हम सब, तो मैं ना खुद आलू छील रहा था, बहन की शादी है तो ये सब तो करना पड़ता है। तो मैं आलू छील रहा था और आया मेरा एक भाई कि भैया भैया पुलिस बुला रहा है आपको। मैंने कहा पुलिस का है बुला रहा भाई। गए हम वहाँ, तो डीएसपी साहब आए हुए थे हाजीपुर से, वो उसमें साइबर को देख रहे थे। मैं गया उनके पास, उन्होंने अच्छे से बैठे, नाश्ता पानी हुआ, सेल्फी वेल्फी लिया। अब मेरे पिताजी हेड कांस्टेबल हैं, तो वो भी थोड़े से ये थे कि यार इस लड़के ने क्या कर दिया जो पुलिस आ रहा है इनके पास, ठीक है। तो इस तरह का जब घर में हुआ, लोग आने लगे, बड़े बड़े लोग, मतलब एक बार वहाँ डीएम भी आए हुए थे मुझसे मिलने के लिए। तब चाचा लोग को ना, जब कुछ प्रशासनिक अधिकारी, कुछ बड़े ओहदे के लोग आपसे मिलें, आए, आपके बच्चे के बारे में पूछे, तब उनको लगता है। बाकी माँ बाप को कभी नहीं लगता कि मेरा बेटा कुछ, और लगना भी नहीं चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगेगा जब मेरी माँ मुझे ये समझे कि तो एक्टर है। नहीं, मेरी माँ मुझे उसी तरह से डांटे जो पहले डांटती रही है। जैसे मेरी माँ हमेशा पहले भी डांटती थी कि जब मैं थोड़ा लेट से सो के उठता था तो वो कहती सबका बाल बच्चा कहाँ से कहाँ चला गया, ये अभी तक सोया हुआ है। जिस गांव की आप बात कर रहे थे, बिहार के वैशाली में पड़ता है ना, तो वहाँ से निकल करके दिल्ली वाया मुंबई तक का जो सफ़र है,
उसके बारे में बताइए कि मुझे लगता है कि इसको दो भाग में आंसर करना चाहिए। एक कि बिहार से मुंबई का सफ़र, दूसरा आपने कहा कि शुरुआती दौर में। दो अलग अलग चीज़ें हैं यार। बचपन से मुझे करना एक्टिंग ही था, अभिनेता ही बनना था, ये बहुत पहले से क्लियर हो गया था। तो आप भी तो मिथुन और इन सब हाँ जी, फिल्में देख के बड़े हाँ हैं। हाँ हाँ, मार मिथुन वहाँ मार वाला है, यस, गांव वाला जो शपथ, है। शेरा, आज का गुंडा राज, है। यही सब देख के बड़े हुए थे हम। और शायद फिल्म देख देख के मुझे लगा ना कि यार मैं यही करूँगा यार। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई मुझसे होता नहीं था। तो उस समय क्या था कि किसकी तरह बनना है, कुछ था उस समय? जैसे मिथुन वगैरह की जो फिल्में देखते थे उस समय तो ये था कि जैसे मुझे लगा कि यार हीरो टाइप का तो हो ही नहीं पाएगा मुझसे, तो कुछ कॉमेडी वमेडी कर लेंगे, कहीं किसी को कुछ ना कुछ अतरंगी कुछ चीज़ कर लेंगे, तो किसी फिल्म में 1-2 मिनट के लिए आ जाएंगे। मेरा तो ये था कि यार मुझे ना साइकिल रिक्शा वाला भी बना देगा तो मैं बन जाऊंगा, ठेला वाला बना जाऊंगा, बस मुझे फिल्म में आना है, फिल्म में काम, अभिनेता बनना है जी। इस तरह से विचार थे मेरे। तो चूँकि वो अपना छोटा शहर था तो इसी तरह की फिल्में लगती थी और वही सब देख के हम बड़े हुए। और लेकिन मेरे जीवन में विविध भारती और बीबीसी का बड़ा महत्व था, क्योंकि मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। पिताजी ने 2 सेल का रेडियो था वो था, और मैं हमेशा विविध भारती सुनते रहता था। उस पर इंटरव्यू आता था बहुत सारे, आई थिंक मंगलवार और बृहस्पतिवार को इंटरव्यू आता था। तो उसमें अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, डायरेक्टर, राइटर, सबके इंटरव्यू। तो मैं वही सुन के मुझे लगा अच्छा, तो एक एक सिनेमा का संस्कार मुझे रेडियो से मिला। और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो लोग बहुत अच्छी तरह से हिंदी में बात करते थे। मुझे लगा काश शुद्ध हिंदी है बहुत, और उनका तरीका भी बहुत अच्छा था। हालांकि यूनुस खान मेरे अभी भी बहुत अच्छे दोस्त थे, गाहे बगाए हमारी कभी कभी व्हाट्सएप पे बातचीत हो जाती है। तो उस समय जब हम बचपन में रेडियो सुनते थे तो यूनुस खान उस समय भी थे और आज भी बहुत अच्छा वो अनाउंसर है। तो सारे अनाउंसर के मुझे नाम अभी भी याद है। खैर, बीबीसी और विविध भारती सुना करता था और इसका संस्कार मेरे व्यक्तित्व पे बहुत रहा। मुझे लग गया कि मुझे थिएटर करना है अगर मुझे सिनेमा में जाना है तो हमारे गांव में ना होली दिवाली में ये लोग थिएटर करते थे, खुद से प्ले लिख करके डायरेक्ट करते थे। सौतेली माँ का अत्याचार, फेंक दो कलम उठा लो बंदूक, कच्चे धागे की सौगंध, इस तरह के प्ले लिखे जाते थे। बचपन में वही सब चीज़ किया। फिर जब मैं पटना आया तो वहाँ पे एक कालिदास और प्रेमचंद रंगशाला है, वहाँ पे हम रिहर्सल करते हैं, पुस्तक मेला, सरस मेला, ये सब में हम स्ट्रीट प्ले करते थे। और मैंने बीएमसी किया था, बैचलर ऑफ मास कॉम। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि जैसे अभी आप हैं, कैमरा लगा हुआ है, तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा ना कैमरा है, लाइट है, माइक है, अपन सिनेमा कैमरा से ना अपना दोस्ती यारी हो जाएगी इसी बहाने, तो मेरे लिए अच्छा है मास कॉम। और ये मुझे कब पता चला, चूँकि ना दैनिक जागरण और हिंदुस्तान हमारे यहाँ पेपर आता था, उसमें सप्लीमेंट्री पेपर होता था ट्यूसडे को करियर के बारे में, जागरण जोश वगैरह। जी। तो उसमें लिखा रहता था कि अगर आप मास कॉम करना चाहते हैं तो इन जगहों पे अपना नामांकन के लिए आप एप्लीकेशन डालें, एक्टिंग करना चाहते हैं तो ये BBA BCA ये सब चीज़ें। तो मेरे लिए वही इंटरनेट था, वहीं से इन्फॉर्मेशन करके कटिंग करके अपन हम रख लेते थे। तो अपना BMC मैंने ले लिया, बैचलर ऑफ मास कॉम, वो किया। और कहाँ से? पटना कॉलेज से किया मैंने, पटना यूनिवर्सिटी। उसके बाद आ गया IMC, चूँकि मुझे था कि जॉब लिया जाए। क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले तो ये नहीं मानेंगे कि भाई ये ले पैसा जा मुंबई, नहीं मानेंगे। और ये मेरा सपना है, मैं क्यों किसी को बोलूं कि भाई तुम मुझे पैसा दो, मुझे मुंबई जाना है। तुम्हें चाहिए, तुम्हें जाना है, तुम कमाओ, तुम जाओ, तुम्हारा सपना है, कोई इसमें क्यों पड़े। तो मैं आ गया IMC। यहाँ पे पता नहीं चला 9 महीने कैसे गुजर गए और एक जॉब मिला मुझे दैनिक जागरण में। तो IMC के थ्रू प्लेसमेंट हुआ था या आपने खुद से ढूंढी थी? वो खुद से ही ढूंढना पड़ा था। बट मैम, शिल्पी मैम थी वहाँ, उन्होंने इंटरव्यू लिया। उन्होंने बोला चंदन आपसे अच्छे मार्क्स एक और लड़का है, अभी वो न्यूज़ नेशन में है, उसके हैं, मैं उसका नाम नहीं लूँगा अभी, बट आपको मैं क्यों लूँ इस जॉब के लिए। अच्छा, उन्होंने मुझे एक बात और कही थी कि चंदन
आपने ये जॉब वगैरह मत करो, आप नेता या अभिनेता बनो। पता नहीं क्यों मुझे देख करके उन्होंने यही कहा था। अब मैंने कहा कि यार ये तो बहुत सही समय है भाई, बोल दे। मैंने कहा मैम आप चाहते हो कि मैं अभिनेता बनूं, मेरे मार्क्स भी कम हैं, तो मुझे आप प्लीज़ ये नौकरी दे दो। अगर आप मुझे ये नौकरी नहीं देंगी मैं वापस गांव चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है दिल्ली में रहने के लिए, तो प्लीज़ मुझे ये नौकरी दे दो। तो पता नहीं क्या सूझा उनको, एचआर का कॉल आया मेरे पास कि ब्रो मंडे से ज्वाइन कर लो। और मैं शिल्पी मैम को बीच में कई बार फ़ोन किया इसके लिए कि मैं इस काबिल नहीं था, बट फिर भी मुझे कई बार लगता है कि यार ऊपर वाला कुछ ना कुछ आगे करवा के चला जाता है ना। तो उस समय शायद शिल्पी मैम से उन्होंने ये चीज़ करवाया था। और ठीक है, तो वो मुझे जॉब मिली और मैंने 2.5 साल जॉब किया। उसके बाद एक समय ऐसा लग गया कि अब मुंबई निकलना चाहिए, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ ना ऐसा लग रहा था कि यार अभी बहुत एनर्जी है मेरे अंदर, एकदम मैं क्या कर रहा हूँ, ये टंकन टाइपिंग, यार ये एनर्जी मैं अपने सपनों को लिए दूँ, जो मैं चाहता हूँ वो करूँ। लिमिटेड एनर्जी है, एज है, सब कुछ है, वक्त निकल जाएगा मेरा। तो जब लाख रुपए हो गए इकट्ठा, फिर मैं टेढ़ा हो गया थोड़ा। बॉस बोले ये करना है, हाँ कर देंगे। और एक समय के बाद बिना ऑफिस से रिजाइन किए मुंबई निकल गया। हाँ, गरीब रथ पकड़ा बिना किसी को बताए, निजामुद्दीन से पकड़ा, पहुंच गया मुंबई। विवेक भाई रहते थे वर्सोवा में, रहते थे इसलिए क्योंकि वो बेचारे अभी कोविड के समय आ गए वापस गांव। तो उन्होंने उस दिन उनका ऑफ था, उन्होंने कोहड़ा का सब्जी बनाया था और चावल, सीताफल मैं खाया, वहाँ बैठा, और उसके बाद मुंबई का आगाज़ हो गया, शुरुआत हो गई। तो आराम नगर की क्या यादें हैं? मतलब कई सारे जो लोग जी। अपने शुरुआती दौर में जाते हैं ऑडिशन और वो सारी चीज़ें वही देते हैं, तो क्या कुछ यादें हैं आपको? हाँ जी। तो जहाँ अभी लास्ट वाला आंसर मैंने ख़त्म किया, वहीं से शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैं उनके यहाँ था तो विवेक ने बोला कि अभी जा एक राउंड मार के आ जा रामनगर का। मैंने कहा रामनगर क्या है? तो वहीं पर सब है। क्या है? तो बोला सारे कास्टिंग एजेंसी है, तो जाना चाहिए। तो मैं उनके घर से निकला और बोला कि सीधे जाना है, सीधे पैदल ही चलता गया। हाँ, तो जब विवेक ने कहा कि रामनगर है चला जाए इधर, तो मैं आया और चला गया रामनगर। और मैं इसलिए उस गली में जाना चाह रहा था डे 1 ही, क्योंकि मैं देखना चाहता कि अगले 15-20 साल जिन रास्ते से होके मुझे गुजरना है, एक बार उसको अच्छे से देख ले कि अच्छा रोज़ रोज़ मुझे यही करना है, इसी रास्ते से होके गुजरना है 15-20 साल तक। तो उससे पहले आप मुंबई गए थे कि नहीं? उससे पहले एक बार गया था, FTI में मेरा राइटिंग के लिए हो गया था। अच्छा जी, तो उससे बस एक दिन के लिए गया था। मेरे एक दोस्त वहाँ पर रहते थे, तो मैं चला गया था। हाँ, बट वो उसमें सांता क्रूज में रहते थे, रामनगर बहुत अलग है वहाँ से। तो बस इसीलिए मैं गया, रामनगर का चक्कर लगाया उस दिन और वापस आ गया। और तब से चक्कर लगा ही रहा हूँ और आगे भी लगाता रहूँगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ऑडिशन देना मुझे अच्छा लगता है, और कितना भी कुछ हो जाए मैं ऑडिशन देता रहूँगा, अच्छा लगता है जी। तो और इसका दूसरा पहलू बिल्कुल वो मैं मिस नहीं कर सकता। आपने कहा कि अचानक से और बहुत जल्दी मिल गया आपको काम, नहीं, आपने सिर्फ ये देखा कि ओके ये 17 के एंड में गया, 18 के एंड में इसको पंचायत मिली, करेक्ट। बट आप थोड़ा पीछे जाके देखो कि एक लड़का जो वही लैंप दिया में पढ़ाई कर रहा है, बगल में उसका रेडियो चल रहा है, पूरे घर वाले सो गए, चुपके से निकल के चला जाता है सरकारी स्कूल जहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है, होना है दीपावली के दिन, सॉरी छठ पूजा के दिन प्ले, उसके रिहर्सल में। तो ये जर्नी आपको वहाँ से देखना चाहिए। जब आप मेरी जर्नी वहाँ से देखेंगे तब आपको लगेगा कि बहुत जल्दी नहीं मिला। बिल्कुल, वो तो है, वो संघर्ष तो है कि आप
बिहार के एक गांव से है ना? निकल करके वाया दिल्ली होते जी, जी, हुए जी। सारी चीजें और करते और हुए ये प्रैक्टिस वहाँ से है ना? और ऐसा नहीं कि कोई मुझे गाइड करने वाला था कि चंदन तू ये कर, कोई बताने वाला नहीं, किसी तरह कोई हेल्प नहीं। मतलब ये सब कुछ खुद से करना होता है और ये अच्छी बात है ना, खुद से करो तो मज़ा आएगा। बिल्कुल। और बट आई मीन कि दोस्त यार ने बड़ा हेल्प किया। मैं यहाँ पे मम्मी पापा का भी नाम इसलिए यहाँ पर लेना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आर्थिक रूप से अगर हेल्प नहीं की, शायद उनके पास वो था भी नहीं, बट उन्होंने मानसिक रूप से कभी मुझे परेशान नहीं किया कि भाई ये क्या कर रहा, मत कर, ये अजीब सा फील्ड है। उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने ये कहा कि तुम्हें जो करना है करो, बट मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। ये जंग अपनी थी, मुझे ही लड़ना था। तो आपको अगर आप शुरू से देखेंगे गांव से मेरी जर्नी, तो आपको लगेगा कि नहीं, उसने पर्याप्त समय दिया है। बिल्कुल। और ये रात दिन मैं वही सोचता था, थिएटर, सिनेमा। तो तब से है ये जर्नी। इसलिए जब मैं कैमरे के सामने आया तो मुझे लगा कि यार इसका मेरा याराना तो बहुत पुराना है। जैसे मुझे अभी भी उस लेंस को देख के मुझे बहुत प्यार आ रहा है ना? जब मैं कैमरे के सामने होता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत लम्हा है और मैं संपूर्ण चंदन होता हूँ इस समय। लगता है मैं और मेरा कैमरा, और जैसे ही कैमरा ऑफ होगा फिर यस। है। तो जैसे जब आप अपने पापा का जिक्र कर रहे थे, तो उनको कब पता चला कि मेरा बेटा जो है स्क्रीन पर आ रहा है? आपने बताया, उन्होंने देखा, तो कैसे हुआ? न्यूज़पेपर में उन्होंने देखा, और ऐसे तो मेरी माँ बताते रहती होंगी, क्योंकि फ़ोन पे वो लोग अभी भी लगे रहते हैं। तो ओके, तो बट जब न्यूज़पेपर में आया कि भाई फ़ोटो के साथ ये बिहार का लड़का ये कर रहा वो कर रहा, तब उनको ऐसा लगा। बट अभी हाल फिलहाल में पिताजी ने मुझे बुलाया था, क्योंकि वो पटना में ही सर्विस करते हैं और उनको बस 9-10 महीने और बचे हैं सर्विस, बिहार पुलिस में है वो। तो उन्होंने चंदन थोड़ा आवा ना, तन भेंट मुलाकात हो जाते। तो मैं गया, बट उस समय पिताजी ने क्या क्या काम किया था, शायद उनके आसपास में जो दुकान वाले हैं उन्होंने कहा था कि आपके बेटे से मिलना है। तो उन्होंने सबको बुला के रखा था कि ठीक है वो आ जाते हैं 4 बजे 5 बजे। तो मैं गया तो सब उनके साथी लोग खड़े थे और पिताजी बड़ा इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि मेरे पिताजी बिहार पुलिस में जीवन भर बेचारे राइफल लेकर के हमेशा बॉडीगार्ड, और वो हमेशा बेचारे कतार में सबसे पीछे खड़े रहने वाले घंटों, चूँकि वो साहबंदर गए हैं तो बेचारे रोड पे इंतज़ार करते हैं। तो बहुत ही हाशिए पे रहने वाले मेरे पिताजी, जब उन्होंने मुझे देखा कि भाई सब लोग आ रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, तो वो साइड में जाकर के अपना आँख साफ़ कर रहे थे और मैं उनको देख रहा था कि चूँकि ऐसा लग रहा है कि यार उनका ही तो अंश हूँ ना मैं, और मेरे पापा को भी लग रहा कि ये चलो यही मेरा बेटा है। और शायद आई एम सो सॉरी, पता नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या नहीं, देखिए मम्मी पापा का जो प्यार है वो तो जी, ऐसे ही होता है। जी। अनुपम खेर एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि एक बार उनके पिता ने रात के 2 बजे कॉल कर दिया उनको। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे और उन्होंने लोगों को बताया कि मैं अनुपम खेर का बाप हूँ। तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने कॉल करके और बात करवाई। तो ये होता है, मेरे साथ भी होता है। जैसे अभी मेरी बहन जा रही थी अम्बाला, तो उन्होंने ट्रेन में ही फ़ोन किया, कह रहे कोई नहीं यकीन कर रहा है ये कि मैं, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं ही हूँ। मैं जैसे है अभी मेरा भांजा मुझे कॉल कर दिया, मतलब वो स्कूल में था, मतलब वो भी 5-6 में होगा। टीचर लोग बोला कि मेरे मामा हैं, बोला जाए तो ठीक है अपना फ़ोन दीजिए, वीडियो कॉल कर दिया मुझे वो। तो होता है। बट मेरी माँ को बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है वो बेचारी बहुत खुश होती हैं जब कोई फिर मुझसे लगता मिलने है कि जो स्ट्रगल था वो एक मुकम्मल उस पे पहुंचा है। हाँ, मेरी माँ को ये लगता है कि जब तू आता है ना गाँव, तो पूरा दरवाज़ा हरा भरा हो जाता है, मतलब बहुत भीड़ भाड़ रहती है। तू नहीं रहता है तो कोई नहीं आता दरवाजे पे। तो लास्ट टाइम कब गए थे आप घर? लास्ट टाइम अभी हाल में ही गया था 3-4 महीना पहले, बट सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही गया था। मैंने सोचा था कि मैं 10-15 दिन रहूँगा। तो मेरी माँ को अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो पूरे दिन भर किचन में रहती है, कभी चाय बना रही है, कभी शरबत बना रही है, कभी खाना बना रही है, क्योंकि लोग आते रहते हैं मिलने के लिए। तो मेरी माँ बहुत खुश होती है। मैं हमेशा उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि अरे सॉरी, अच्छा ठीक है 2-3 दिन और 2-3 दिन और।
जी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो जो एक्टिंग से पहले इनकम थी वो लगभग 3500 रुपये थी शायद। हाँ जी, हाँ जी, पहला काम जी। तो आपने क्या किया था उन पैसों को, मतलब ऐसे ही खर्च कर दिया था या कुछ संभाल के रखा, क्या किया? 3500 थे तो एक तो उस समय इतना ना था कि यार रेंट देना है, ये चीज़ वो चीज़, चलो एक जूता खरीद लेते हैं, कुछ नहीं तो 2-3 टी-शर्ट ले लेते हैं अपना ऑडिशन के लिए। तो उन सब में वो सब चीज़ खर्च खत्म हुआ। वो ये नहीं कि बचा के रखूँगा और कपड़े में लपेट के माता जी को अर्पित कर दूँगा। नहीं, उस समय इतना ना भूखा नंगा था कि मुझे लगा कि पहले भाई पेट भर ले, कुछ कुछ खरीद ले, क्योंकि कपड़े चाहिए होते हैं आपको कैमरे के सामने ऑडिशन देने के लिए, है ना? सही बात। तो आई थिंक वही सब में खर्चा हुआ था। एक और आपकी शॉर्ट फिल्म। फिल्म आई थी चंपारण मटन, जी, जी। वो ऑस्कर के लिए भी शायद कुछ जी, नॉमिनेट जी, हाँ वगैरह जी, हुई हाँ जी, थी। हाँ जी। थोड़ा उसके बारे में बताइए कैसा? स्टूडेंट एकेडमी के लिए वो नॉमिनेट हुई थी और शायद वो सेमीफाइनल तक पहुंची जी, थी। जी, जी। आई थिंक उससे भी 1-2 राउंड आगे गई हैं, बट वो फाइनल नहीं जीत पाई। तो हुआ क्या था कि मेरे एक बड़े अच्छे मित्र बन गए। पहले तो मेरे डायरेक्टर थे। तो अपन उस समय कुछ और शूट कर रहे थे। जी5 के लिए एक शो था। तो मेरे पास ना वो 10-12 दिन का गैप था। मैंने कहा यार इसके बाद ये फ़िल्म करनी है तो ये 10 दिन का गैप है और रंजन चूँकि मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से हैं और वो एफटीआई में थे, तो मुझे लगा यार मेरे डिस्ट्रिक्ट का कोई लड़का एफटीआई में है, डायरेक्शन में, उसका फाइनल ईयर है। और वो बहुत ही हम्बली प्यार से रिक्वेस्ट किया था उन्होंने कि चंदन प्लीज़ आप एक बार स्क्रिप्ट सुन लें। मैंने कहा ठीक है सुनाइए। सुना, अच्छा लगा। मैंने कहा रोज़-रोज़ शूट कर रहा हूँ, अपन सिर्फ वर्कशॉप ऐसा समझ के मैं जाता हूँ, शूट करके आते हैं वहाँ। और मैं चला गया, शूट किया, वो कहानी बड़ी अच्छी थी। कहानी मतलब बहुत ही ऑर्गेनिक कहानी थी वो। बिल्कुल। उसमें फ़िल्मी कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे वो कहानी बहुत पसंद आई और हमने वो फ़िल्म किया। और इतने खूबसूरत लोग, चूँकि उसके हमारे जो एक डीओपी है, एडिटर या फिर अमन मोदी, ये हमारे लाइट संभाल रहे थे, वो डीओपी है ऑलरेडी। तो वो सब लोग थे, हमारे सारे दोस्त यार थे और हमारी को एक्टर फलक खान, सब कमाल के थे। इसलिए वो फ़िल्म बहुत अच्छी बनी। कभी मुझे ये नहीं लगा कि हम अच्छा, मुझे हमेशा सेट पे लगता है कि अपन कुछ कर रहे हैं, हो जाता है, तभी मज़ा आता है। ये नहीं कि हम फ़िल्म शूट कर रहे हैं, हम ये ऐसा कुछ तामझाम नहीं होना चाहिए। एक शुरुआती दौर में चलते हैं जब आपने पत्रकारिता शुरू की। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपको अभी बिहार इलेक्शन आने वाला है और अगर आप अभी भी पत्रकार होते तो आप बिहार के किन मुद्दों को हाईलाइट करते या सामने लाते जो आपको लगता है कि यार इसको कोई टच नहीं कर रहा है, जिस पे बात होनी चाहिए या मुद्दा बनना चाहिए? मुझे लगता है कि यार विस्थापन जो है ना, ये मुझे बहुत कचोटता है। कचोटता इसलिए कि आज जब मैं होली में या किसी फेस्टिवल में गाँव जाता हूँ, तो मेरा गाँव ना बड़ा खाली-खाली सा लगता है मुझे। बचपन में पूरा गाँव भरा-भरा सा लगता था। गाँव में अच्छा, गाँव क्या है, वो तो लोगों से हरा-भरा रहता है। बिल्कुल। बट आज मैं जब जाता हूँ तो पूरा गाँव थोड़ा खाली सा है, सब रोज़ी-रोटी के लिए प्रदेश चले गए हैं। तो ये मुझे कचोटता है और मुझे लगता है काश यहीं पे कुछ ऐसा उद्योग धंधा होता। ये लोग सुबह जाते हैं, शाम में फिर अपने बच्चे बीवी के पास आ जाते हैं, माँ-बाप के पास आ जाते हैं। ये लोग महीनों तक, सालों तक प्रदेश में रहते हैं कुछ पैसे के खातिर। उनका बच्चा कब 2-3 साल बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता। वीडियो कॉल पे तो बातचीत होती होगी, लेकिन सामने से देखना, सामने से उसकी हरकतों को ऑब्ज़र्व करना, ये सब नहीं हो पाता। तो मुझे ये कचोटता है। मुझे लगता है कि परिवार वाले को ना एक साथ में रहना चाहिए। सुबह जाए, शाम में वापस आ जाए, जिससे नहीं पंछी वगैरह जाते हैं दिन भर दाना सही बात। चुनते हैं और फिर शाम में शाम वापस को आ जाते घोंसले हैं, में। है ना? तो मुझे इसी तरह लगता है कि प्लीज़ ये जितने मज़दूर हैं, जितने भी काम के सिलसिले में बाहर हैं, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ तो आ ही जाएँ यार। रहें अपने बूढ़े माँ-बाप के साथ, रहें अपने वर्षों से एकांत झेल रही बीवी के पास। अब आप यहाँ से अपनी आगे की जर्नी को या एक्टिंग करियर को कैसे देखते हैं? क्या चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं अभी तक नहीं कर पाए हैं? हुँ। तो अभी जो पूरी जर्नी बची हुई है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि पूरी ज़िंदगी जब तक मैं साँस लेता रहूँ, अभिनेता के रूप में ही जाना जाऊँ और अभिनय ही करता रहूँ। क्योंकि जितना मैं अभिनय को समझ रहा हूँ, उतना ही ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ। और इतना मज़ा आता है आप उस
एक ऐसा लगता है कि पूरा एक शून्य सा है, मज़ा आते जा रहा है, गो विद फ्लो, और अभी बहुत कुछ जानना समझना बाकी है। तो आगे की पूरी जर्नी में सिर्फ अभिनेता के रूप में ही काम करूँगा, और यही देख रहा हूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं दिख रहा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा डेविड भाई, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत प्यार से, बहुत आराम से बात की। हम अभी नोएडा सेक्टर 16 में हैं, यहाँ बाहर बहुत चहल पहल है, उसके बावजूद भी हम बहुत शांत स्थिर तमीज़ से बात कर रहे हैं। प्राइम टाइम का शोर नहीं है, चीख पुकार नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।